हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होने वाले प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बीच में के बारे में पढ़ा। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 21 जून 1576 को दोनों पक्षों के मध्य लड़ा गया, जिसमें कुछ कारणों से हालांकि राजपूत सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इससे राजपूतों का जो शौर्य था मेवाड़ में वो उसका सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। लेकिन यदि वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो इस युद्ध में पराजय के बाद भी जो महाराणा प्रताप का जो शौर्य था, उनकी जो प्रसिद्धि थी वहाँ क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों में, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आई। उनकी ख्याति भारत सहित राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्रों सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैल गई। इस युद्ध का एक परिणाम यह निकला कि महाराणा प्रताप ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, युद्ध नीति में परिवर्तन किया और छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया। महाराणा प्रताप पर को अपनी अधीनता में स्वीकार करवाने की और मेवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार करने की जो अकबर की महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो सकी। हल्दी घाटी की विजय जितनी कठिनाई से प्राप्त हुई थी, उतनी ही उसके जो प्रभाव थे वो उतने ही निष्फल रहे। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आड़ा ने स्वयं अकबर के दरबार में अकबर को एक विदेशी आक्रामक बताते हुए उनकी बुराई करी और महाराणा प्रताप की प्रशंसा करी। एक दोहे के माध्यम से, अकबर समद अथाह तिहि डूबा हिंदू तुरत मेवाड़ो तिणमाह पायण फूल प्रताप सी अकबर जासी आ दिल्ली वासी दूसरा पुण्यराशि प्रताप थारो जस नहीं जासी सूरमा। इसमें दुर्सा आड़ा ने अकबर को विदेशी आक्रामक बताते हुए कहा कि आप उतनी प्रशंसा के पात्र नहीं हो जितनी प्रशंसा के पात्र महाराणा प्रताप हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में आपके विजेता रहने के बाद भी किसी ने उस क्षेत्र में आपकी प्रशंसा नहीं की है। आपको क्या बताया है? आक्रामक बताया और स्वतंत्रता का अपहरणकर्ता भी बताया है। इस तरह से दुर्सा आड़ा ने अकबर के सामने महाराणा प्रताप की प्रशंसा करी। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को बंदी बनाना और मेवाड़ को अपने अधीन करना था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उसको प्राप्त करने में मानसिंह भी असफल रहा। पराजय के बाद राजपूतों ने भी अपनी कूटनीति में परिवर्तन किया और उन्होंने जो यातायात के मार्ग थे मुगलों के लिए, रसद सामग्री के मार्ग थे, उनको अवरुद्ध कर दिया, जिसके फलस्वरूप मानसिंह के नेतृत्व में जो मुगल सेना थी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः इस स्थिति में मानसिंह गोगुंदा की तरफ लौट आया और उसने यहाँ पर अपना पड़ाव डाल दिया और वहीं पर वह राजपूत जो सामंत और वहाँ पर जो योद्धा वर्ग थे उनसे बचने के लिए उन्होंने गोगुंदा के चारों तरफ क्या किया? गहरी गहरी खाइयाँ खुदवा ली। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में अकबर के जो दरबारी कवि था, इतिहासकार था बदायूनी, उसने अपने ग्रंथ में लिखा है कि गोगुंदा से फतेहपुर सीकरी लौटते समय राणा की हार का किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनको महाराणा प्रताप की जो साहसपन था, उनकी वीरता थी, उन पर सबको विश्वास था। इसी तरह अकबर के जो सेनापति थे मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, उन्होंने लिखा है कि तुर्की का पतन हो जाएगा लेकिन प्रताप का वतन और धर्म हमेशा शाश्वत रहेंगे। तो बच्चों, हम इस तरह से देख सकते हैं कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप का शौर्य किस प्रकार था, किस तरह की उनकी वीरता थी, उनके वंश का क्या मान था, जिसके कारण कोई भी उनकी पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अतः इस तरह से स्पष्ट है कि मानसिंह को हल्दी घाटी की युद्ध से कोई विशेष लाभ अर्जित नहीं हुआ। उन्होंने जो उद्देश्य रखे थे उनकी प्राप्ति में वह सफल नहीं रहे, क्योंकि न तो वो महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में सफल रहे और न ही मेवाड़ को अपने अधीन करने में। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली से मुगल सेना को काफ़ी परास्त किया। अकबर ने भविष्य में जो महाराणा प्रताप थे उनको बंदी बनाने के लिए कई सेनापति भेजे।
स्वयं अकबर 13 अक्टूबर 1576 को गोगुंदा आया, उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप उनके हाथ में नहीं आए और अपना जो जीवन था बाद का उन्होंने काफ़ी आराम से बिताया। जब गोगुंदा से पर मुगलों का अधिकार हो गया था, मानसिंह ने अधिकार कर लिया था, तो गोगुंदा को अपने हाथ से निकल जाने के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का जो प्रसिद्ध दुर्ग था उसको अपना केंद्र बनाया। सितंबर 1576 को जब अकबर अजमेर आया तो मानसिंह भी गोगुंदा को छोड़कर अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। जैसे ही मानसिंह वहाँ से गया गोगुंदा से, तो महाराणा प्रताप ने पुनः वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और मुग़ल सेना को कुछ समय के लिए वहाँ से निकाल दिया। इस घटना से जो अकबर था वो काफ़ी नाराज़ हुआ और उसके बाद उसने 1576 से 1585 तक लगभग कई अभियान उसके विरुद्ध भेजे, लेकिन उनका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। सबसे पहले अकबर ने अक्टूबर 1576 में राजा भगवंत दास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां को सेना के साथ गोगुंदा की जो वापस था उन्होंने अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप ने, उस पर अधिकार करने के लिए भेजा। स्वयं पीछे पीछे अकबर भी गोगुंदा आया, क्योंकि उसको आशा थी कि उसके आने से महाराणा प्रताप मान जाएंगे और वो आत्मसमर्पण कर देंगे। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला तो वो वहाँ से निकलकर जंगलों की ओर चले गए। अंत में जब महाराणा प्रताप जब उनके हाथ नहीं आए तो मुग़ल शासक अकबर उदयपुर का प्रबंध फ़खरुद्दीन एवं जगन्नाथ को सौंपकर और भगवंत दास और अब्दुल्ला खां को उदयपुर की जो घाटियाँ थी उनमें रखकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मार्ग से मालवा की ओर चला गया। जैसे ही अकबर वहाँ से निकला बच्चों, तो वापस से महाराणा प्रताप जो थे सक्रिय हो गए। अब इस समय अकबर ने क्या कूटनीति अपनाई कि उन्होंने मेवाड़ से लौटते हुए जितने भी जो सहयोगी शासक थे महाराणा प्रताप के, उनको जो मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। जैसे कि रावल प्रताप सिंह, रावल आस्करण, राणा के सहयोगी ईडर, सिरोही, जालौर के जितने नरेश थे उनको सभी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन इस तरह से अकबर ने अपने प्रयासों से हालांकि महाराणा प्रताप को शक्तिहीन और साधाहीन बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और वो जंगलों में रहकर मुग़ल सेना के साथ संघर्ष करते रहे। इसके बाद जब राजा भगवंत दास मेवाड़ से रवाना हुआ तो प्रताप ने वापस से जो मुग़लों के द्वारा विजित प्रदेश थे उन पर अधिकार करना चालू कर दिया। तो इससे नाराज़ होकर 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के सेनापतित्व में अकबर ने एक सेना भेजी मेवाड़ की ओर। इस सेना में सैयद कासिम और सैयद हाशिम जैसे विख्यात सेना नायकों को उसने शामिल किया। इस सेना ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए कुंभलगढ़ के दुर्ग में इस समय महाराणा प्रताप थे, तो उस कुंभलगढ़ के दुर्ग का घेरा डाला गया। उसी समय वो वहाँ थे, लेकिन वो मुग़ल सेना को चकमा देकर घोलन जा पहुँचे। शाहबाज खां को इस बात का पता चला और वह स्वयं घोलन जा पहुँचा। यहाँ से भी महाराणा प्रताप ने मुग़ल सेना के विरुद्ध अपनी सैनिक कार्यवाही जारी रखी। लेकिन कुछ ही समय में जब महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया तो उन्होंने पश्चिम की ओर जाने का निश्चय किया। इसी समय उनका मंत्री भामाशाह मिला, जिसने अपने स्वामी की सेवा करने के लिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को भेंट की और उनको सिंध की ओर जाने से रोक लिया। इस तरह से अपने मंत्री का ये काफ़ी मशहूर है बच्चों। भामाशाह ने जब उनकी सहायता करी थी तो उस धन के सहयोग से उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था और सेना को जोश दिलाकर उन्होंने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। जैसे ही अकबर को यह पता चला कि उसने कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया है तो दिसंबर 1578 में पुनः शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराणा प्रताप को पुनः जंगलों की ओर जाना पड़ा, लेकिन वो शाहबाज खां के
नियंत्रण में नहीं आए। ऐसी स्थिति में वापस मुग़ल सेनापति को निराश होकर दरबार में लौट जाना पड़ा। इसके बाद 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में, 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर को महाराणा प्रताप को अपने अधीनता लाने के लिए वापस अकबर ने प्रयास किया, लेकिन ये दोनों ही मेवाड़ में समुचित सैनिक कार्यवाही करने में और महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने में सफल नहीं रहे। धीरे धीरे जब 1585 के आसपास अकबर को उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ा, वहाँ की स्थिति को देखते हुए, तो मुग़ल सेना का आतंक धीरे धीरे मेवाड़ में कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, पिंडवाड़ा, मोही आदि प्रमुख स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह से 1585 में जब अकबर का ध्यान उस तरफ लगा तो महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए प्रदेशों को जीतकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद उन्होंने यहीं पर चामुंडा माता का मंदिर और एक महल बनवाकर अपने जीवन के जो अंतिम समय थे 11 वर्ष, उनको शांति के साथ यहीं पर व्यतीत किया। इस स्थान को भव्य प्रसादों से अलंकृत किया। इस तरह प्रताप ने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष थे वो शांतिपूर्ण परिस्थितियों में व्यतीत किए। 1597 में बाघ का शिकार करते समय धनुष की प्रत्यंचा से वो घायल हो गए और इसी स्थिति में उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं जब महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में, तो वो एक प्रतापी शासक थे और उनकी हल्दी घाटी की पराजय को किसी भी रूप में एक पराजय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने फिर भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंततः अकबर को भी विवश होकर हार माननी पड़ी और वह न तो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवा सका और न ही उनको बंदी बना सका और मेवाड़ पर जो उनका अधिकार करने का प्रयास था, उनका जो स्वप्न था, वो वहीं उनको समाप्त करके दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देना पड़ा। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है महाराणा प्रताप, ये छोटे क्वेश्चन के लिए भी और बड़े क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब डेट ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी और उनके सहयोगी शासक कौन कौन से थे, इनके बारे में ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।